यस फ्रेंड्स, दोस्तों अब मैं ले रहा हूँ अगले 9 नक्षत्र। यानी हमने 3 ग्रुप में 9 नक्षत्र को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और 3 नक्षत्रों का जो ग्रुप है, मतलब 9 नक्षत्र का 3 ग्रुप हैं। जो 9 नक्षत्र एक ग्रुप में, 9 नक्षत्र एक ग्रुप में, और लास्ट के 9 नक्षत्र एक ग्रुप में। यानी इस तरह से 3 ग्रुप हैं 9 नक्षत्रों के। उसमें से हमने फर्स्ट नक्षत्र का ग्रुप जो था 9 नक्षत्रों का, उसके बारे में डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्यों इसके बारे में, किन राशियों के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, क्या क्या डिग्रियां होती हैं उनकी, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है नक्षत्रों का, और उनको राशियों में किस तरह से समाहित करते हैं। यानी एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र आ जाते हैं। जैसे हमने बताया कि 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर आते हैं। ये सिस्टम पूरे नक्षत्रों के लिए है, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। नेचुरली 12 राशियों में कितना कितना नक्षत्र आएंगे, 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है नक्षत्रों का। अब इस तरह से को याद रखना है आपको, डिग्री वाइज या राशियों के तरीके से, और कौन कौन से नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो प्लैनेट्स के हिसाब से प्लैनेट किन किन नक्षत्रों पर राज करते हैं या उनके स्वामित्व होता है उनका, इस तरह से भी याद रखते हैं। 3-3 नक्षत्र एक ग्रह के अंदर आते हैं, यानी उनका स्वामित्व होता है एक ग्रह का 3 नक्षत्रों के ऊपर। इस तरह से हम नक्षत्रों को डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है नक्षत्रों के नाम याद रख लीजिए, 27 नक्षत्र, फिर 8 तक याद करिए, है ना, 9 नक्षत्र की याद करिए, फिर 9 नक्षत्र की याद रखिए। तो इस तरह से 9 का एक ग्रुप बना करके 9 नक्षत्रों को साइड में रख दीजिए। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से जैसे 9 हमने ग्रह लिए हुए, 9 ग्रह लिए हुए स्टार्टिंग से, यही सीरीज, यही सीरियल वाइज और यही मतलब क्रम उनका चलता है 9 नक्षत्रों का। जैसे पहले 9 नक्षत्रों के लिए यही ग्रह होते हैं, केतु से लेकर के बुध तक, यानी यही 9 नक्षत्र उनको स्वामित्व देते हैं, उनके स्वामी होते हैं। इस तरह से अगले 9 नक्षत्र के लिए कहाँ से 10वें नंबर से लेकर 19 नक्षत्र तक, 19वें नंबर तक, और ये 18वें नक्षत्र तक, 10वें नक्षत्र लेके 18वें नक्षत्र तक, फिर 19वें नक्षत्र से लेकर के 27वें नक्षत्र तक, यही सेम क्रम चलता है ग्रहों का। ये 9 ग्रह उनको ऑक्युपाई करते हैं, उनके स्वामी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 10वें नक्षत्र से लेकर के 18वें नक्षत्र तक लिए हुए, ये एक सेकंड ग्रुप है 9 नक्षत्रों का। अब इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूँ। क्योंकि अभी जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई जो शनि का जो वो होता है, शटन जो वो है, यानी शनि ग्रह है। शनि ग्रह का जो मैलिफिक इफेक्ट होता है, या मंगल का जो मैलिफिक इफेक्ट होता है, वो ग्रहों के ऊपर, वो किस नक्षत्र के ऊपर ज़्यादा होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा आपका स्क्रिप्चर्स जो है, जितने हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर मोस्टली ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है ऋषियों के द्वारा। जिस जिस ऋषि ने इसके बारे में बताया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में अभी थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, जिससे आपको इंटरेस्ट आए कि भाई क्या क्या ये चीज़ें हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से लिखी हुई थी, उनको अलग से वैदिक शास्त्र या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और वो जो ऋषियों की बातें हैं वो सभी अलग अलग शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में, वेद, वेदांग, उपनिषद आज, पुराण आज, और जितने भी आपके वो धर्म ग्रंथ आज हैं, और महाकाव्य हैं, जैसे रामायण है, और आपका महाभारत है। महाकाव्य है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, उसके अंदर भी इसके बारे में जिक्र किया है, क्योंकि वेद व्यास ऋषि ने वो लिखा हुआ। वेद व्यास ऋषि वन ऑफ द प्रोपेगेटर्स थे एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी को प्रवर्तक थे, उनमें से एक थे वेद व्यास। जो 18 प्रवर्तक हैं ऋषि लोग, महर्षि लोग, उनमें से वेद व्यास एक थे। इसलिए वेद व्यास ने महाभारत में जरूर जिक्र किया है, और वो किया हुआ है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, डिक्टेट करूँगा क्या क्या वर्ड, क्या वार्तालाप होता है लॉर्ड कृष्णा और कर्ण के बीच में। कर्ण को जब लॉर्ड कृष्णा समझाते हैं कि भाई आप पांडवों के बड़े भाई हैं, इसलिए आप पांडवों के साथ आ जाइए, आप कुंती के पुत्र हैं, इस तरह पूरी कहानी सुनाते हैं किस तरह उनका जन्म हुआ। तो कर्ण पहले से जानते हैं, या कर्ण कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये, लेकिन मैं अपनी जो मेरी अभी इस समय मदर ने मुझे पाला है, राधे माँ, और मैं राधे माँ का पुत्र हूँ, तो वो राधे माँ को छोड़ करके नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे परिवर्तित किया, मुझे बड़ा किया, मुझे परिवर्तन किया, और मेरा जो परिवर्तन हुआ है वो उन्हीं के अंदर हुआ है। उस माँ को मैं छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि कुंती माँ ने मुझे छोड़ दिया था, है ना, एकांत में छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मुझे मरने लायक छोड़ दिया। और लेकिन उस माँ ने मुझे एक्सेप्ट किया, और उन्होंने मुझे अपना जीवन, मेरा
सुधारा और अब मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, उनको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग फ्रॉम ए कैपेबल पर्सन और वेरी मच डिसेंट पर्सन। जो डिसेंट अपनी उससे आता है, एंसेस्ट्री से आता है या अच्छे गुण रखता है, वो ऐसा आदमी नहीं कर सकता। अपने मित्रों को उनको छोड़ करके या फैमिली को छोड़ करके वापस नहीं जा सकता कहीं पर भी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही उत्कार दिया, अब मैं उसके पास वापस नहीं जाऊँगा, तो मैं इसलिए क्लेम नहीं कर सकता। लॉर्ड किर्स्टर ने काफ़ी समझा, लेकिन कर्ण ने फिर बाद में उनको बताया कि मैं जानता हूँ ये बात कि आई एम गोइंग टू डाई, मुझे मरना है, मेरे जितने भी मित्रगण हैं सभी को मरना है, क्योंकि ऐसे ओमेंस हो रहे हैं, ऐसे अपशकुन या शकुन हो रहे हैं। वो मुझे सब पता है, अपशकुन जो हमें महसूस होते हैं, या जो प्लानिटरी कंजक्शंस हैं। हमारा मेन मकसद है प्लानिटरी कंजक्शंस के बारे में। बाकी जो अपशकुन और शकुन के बारे में जो बात करता है वो अदर चीज़ है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, कभी ऐसा जिक्र आता है। तो अब हमारा डिस्कस सिर्फ प्लानिटरी कंजक्शंस के बारे में, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा हुआ है, तो उसके अंदर ये प्लैनेट के बारे में आता है। और ख़ास करके पहला जो ग्रुप था, जो 9 नक्षत्रों का पहला ग्रुप था, उन नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र के बारे में ज़्यादा जिक्र आता है कि रोहिणी नक्षत्र को शनि एफ्लिक्ट कर रहा है ना। शनि का एफ्लिक्शन रोहिणी नक्षत्र में बढ़ गया है। रोहिणी नक्षत्र में इस समय शनि विराजमान है, या शनि उसको एफ्लिक्ट कर रहा है ना। उसकी वजह से काफ़ी जो हमारे वो हैं, जो क्लोज रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी डेथ होगी और मुझे भी मरना है। और बाकी जितने भी हमारे राजा लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर द बीइंग सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ किंग्स, जो पूरे भारत से और राजा लोग आए थे जो सपोर्ट कर रहे थे महाद्वीप से, जितने भी इसी कहते जम्बू महाद्वीप से जितने भी लोग आए थे, और और जितने भी राजा लोग सपोर्ट कर रहे थे कुरुक्षेत्र में कौरवों की तरफ से, तो वो सभी का डेथ होगी, तो वो सभी मर जाएंगे। हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो सब खत्म होंगे, क्योंकि ऐसा प्लानिटरी कंजक्शन से बता रहा है। वो प्लानिटरी कंजक्शंस क्या है उसके बारे में मैं डिक्टेट करूँगा, क्योंकि मैंने महाभारत में से जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड इन 18th सेंचुरी, उसमें से मैंने वो डिक्टेशन कर्ण और कृष्णा का वो जो डिक्टेशन है उसको मैंने नोट किया हुआ है। मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ूंगा उसको, इंग्लिश में उसका वो है मैं डिक्टेशन है, लेकिन दैट डिक्टेशन आई ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या मतलब उसका समझाता हूँ आपको। उससे पहले मैं जरा डिस्कस करूँगा ये जो 9 नक्षत्र हैं, इनमें से एक जो 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, और 17वां नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के बारे में वो कहते हैं कि अनुराधा नक्षत्र, और क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र कहाँ पड़ रहे हैं, ये वृश्चिक राशि में लास्ट वाली 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। ये जो वृश्चिक राशि है कहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी 7 sin past 3 degree 20 minute, यानी ये जो 2.5 नक्षत्र है लास्ट का, सवा 2 नक्षत्र, नॉट 2.5 बट सवा 2 नक्षत्र, यानी 3 degree 20 minute ये वाले किसके 7th नक्षत्र के लास्ट वाला जो क्वार्टर है वो, और 8वां नक्षत्र और 9वां नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र, यानी इसका एक पार्ट एक क्वार्टर और लास्ट के 2 नक्षत्र 8वां और 9वां, ये दोनों ही, ये तीन मतलब ये सवा 2 नक्षत्र किसमें पड़ेगा, वृश्चिक राशि में। तो वो कहते हैं कि वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र को इस समय अंगारक कहते हैं मंगल को, मंगल एफ्लिक्ट कर रहा है, मंगल अप्रोच कर चुका है, और उसके बाद में फिर वो व्हील करता हुआ चलता हुआ अभी ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो अप्रोच करने वाला है और अप्रोच करेगा। उस समय हमारे जितने भी क्लोज रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, वो खत्म होंगे, क्योंकि मंगल जो अंगारक है, मंगल को अंगारक कहा गया संस्कृत में, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है मंगल के लिए अंगारक। तो अंगारक और अंगारक जो मंगल है वो अनुराधा नक्षत्र को अप्रोच कर चुका है, उसके बाद में अब वो व्हीलिंग टूवर्ड्स और चल रहा है, गोइंग टूवर्ड्स द ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ बढ़ रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र कहाँ पड़ रहा है, लास्ट में 9वां नक्षत्र 18th नक्षत्र है, ये 17th नक्षत्र और 18th नक्षत्र, यहाँ इस केस में 7th और 8th हो गए, है ना, 8th एंड 9th हो गए, लेकिन ये 17th और 18th नक्षत्र हो गए ना, 18th लास्ट वाला और 17th एंड 16th का लास्ट क्वार्टर, ये सवा 2 नक्षत्र पढ़ते हैं किसमें, वृश्चिक राशि में। तो ये मैं 7th और 8th कह रहा था, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये लास्ट के 17th एंड 18th नक्षत्र दोनों ही, अनुराधा नक्षत्र 17th हुआ जिसका स्वामी शनि होता है, और लास्ट का जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसका स्वामी
बुध होता है। लास्ट में देखिए आप, शनि और बुध लास्ट के 2 नक्षत्र हैं। तो इनको अप्रोच कर रहा है मंगल, अंगारक वो कहते हैं। और उससे पहले शनि रोहिणी नक्षत्र को अप्रोच कर चुका है, क्योंकि शनि तो 2.5 साल तक एक उसमें राशि में रहता है। इसलिए वृश्चिक जो वृष राशि है, सेकंड साइन, उसमें रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। चौथा नक्षत्र जो होता है रोहिणी नक्षत्र चौथा वाला है, जिसका मून स्वामी होता है ना। 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक उसमें वो होता है, मीन्स रोहिणी नक्षत्र पड़ता था। तो रोहिणी नक्षत्र को अप्रोच कर चुका है, यानी शनि उसको एफ्लिक्ट कर रहा है, शनि उसको दृष्टि डाल रहा है, या शनि उसको अप्रोच कर चुका है। तो 2.5 साल तक उसको अप्रोच कर रहा है, यानी शनि वहीं बैठेगा, काफ़ी टाइम तक उसमें रहेगा। 2.5 साल नहीं, क्योंकि 2.25 नक्षत्र उसमें 2.5 साल में जाने, तो कम से कम एक 1.25 साल तो उसमें रहेगा। 1 साल के लिए कम से कम एक नक्षत्र में रहेगा। और दूसरी साल 1.25 साल होगी, क्योंकि दूसरी 1.25 साल 2.5 साल इसलिए एक राशि में रहता है। और क्योंकि 2 and 1 क्वार्टर यानी 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं, उस राशि जो वृष राशि है उसके अंदर शनि अप्रोच कर गया। और उसके बाद में मंगल जो अंगारक है, मंगल वो अनुराधा नक्षत्र को अप्रोच कर चुका है। उसके बाद में वो व्हीलिंग टूवर्ड्स ज्येष्ठा नक्षत्र। इसका मतलब दोनों ही अपोजिट लग रहे हैं। शनि टॉरस साइन में है, यानी वृष राशि में, मेष वृष राशि सेकंड नंबर राशि में रोहिणी नक्षत्र में है ना शनि। और वृश्चिक राशि में मंगल पहुंच चुका है, वृश्चिक राशि में मंगल है। वृश्चिक राशि के अंदर जो 2.25 नक्षत्र, उन दोनों को अफेक्ट कर रहा है। तीसरे नक्षत्र की बात नहीं कर रहे हैं वो, पहले वाले के, वो कौन सा नक्षत्र, इस वाले नक्षत्र की बात नहीं कर रहे हैं, 16th वन नक्षत्र की, क्योंकि इसमें जो 3 डिग्री 20 मिनट है, ये क्वार्टर जो 16 नक्षत्र का था उसमें नहीं है शनि। ये विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी तो खुद जुपिटर होता है। विशाखा नक्षत्र यहाँ पर जुपिटर है, गुरु है, तो उस नक्षत्र की बात नहीं करते। विशाखा नक्षत्र को शनि क्रॉस कर चुका है। और अब अनुराधा नक्षत्र मंगल जो मार्स है, मंगल वो तो उसका फ्रेंड ही हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र का गुरु क्योंकि स्वामी होता है, इसलिए गुरु का स्वामी मित्र होता है मंगल। इसलिए मंगल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो विशाखा नक्षत्र की बात नहीं कर रहे हैं, कहते हैं अनुराधा नक्षत्र में पहुंच गया है। अनुराधा नक्षत्र क्योंकि शनि का नक्षत्र होता है, शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं, तो एनिमी कल काफ़ी अफेक्शन हो गया। तो एनिमी कल साइन, एनिमी कल नक्षत्र को जो शनि का नक्षत्र है, क्या अनुराधा नक्षत्र, उसको मंगल एफ्लिक्ट कर चुका है, उसके अंदर अप्रोच कर चुका है, उसके पास बैठा हुआ है। और उसके बाद में फिर वो ज्येष्ठा नक्षत्र जा रहा है, व्हीलिंग टूवर्ड्स ज्येष्ठा नक्षत्र, ये बात करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ जा रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, वो भी एनिमिकल हो गया, क्योंकि ये दोनों ही सैटर्न और मरकरी दोनों दोस्त होते हैं, बट इनका दुश्मन होता है मंगल। तो मंगल इन दोनों के नक्षत्र को एफ्लिक्ट करेगा। तो मंगल का जो एफ्लेक्शन है, जो वो है, इसका दुष्प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव ज़्यादा है मंगल का इन दोनों नक्षत्रों के ऊपर। लास्ट वाला 17th और 18th अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके बारे में महाभारत में कहते हैं। अब मैं इसको डिक्टेट करता हूँ, महाभारत की जो बात है कि वर्ड टू वर्ड क्या लिखा हुआ है। देखिए, दैट fierce planet of great effulgence शनिश्चर यानी Saturn is afflicting the constellation called रोहिणी। अब देखिए, शनि जो बहुत भयंकर शनि होता है, जिसका एफल्जेंस ज़्यादा होता है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेट एफल्जेंस है इसका शनिश्चर, वो एफ्लिक्टिंग द कॉन्स्टलेशन रोहिणी नक्षत्र को वो एफ्लिक्ट कर रहा है, द कॉन्स्टलेशन कॉल्ड रोहिणी, इन ऑर्डर टू एफ्लिक्ट ग्रेटली द क्रीचर्स ऑफ द अर्थ। अब रोहिणी को जब एफ्लिक्ट करता है शनि, तो इसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर क्रीचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफ्लिक्शन होता है, उनको एफ्लिक्ट ग्रेटली द क्रीचर्स ऑफ द अर्थ के जो क्रीचर्स हैं, जो प्राणी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफ्लिक्ट कर रहा है शनि रोहिणी में बैठ करके। रोहिणी को एफ्लिक्ट करता हुआ शनि बहुत ज़्यादा एफ्लिक्ट करेगा क्रीचर्स ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, द प्लेनेट अंगारक मार्स, अंगारक कहते हैं मंगल को, मार्स को, द प्लेनेट अंगारक और मार्स व्हीलिंग ओ स्लेयर ऑफ मधु राक्षस को मारने वाले, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ओ स्लेयर ऑफ मधु,
वो मधु राक्षस को मारने वाले कृष्ण हैं, टुवर्ड्स द कॉन्स्टलेशन ज्येष्ठा। अब इस समय अंगारक यानी मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ जा रहा है, व्हीलिंग टुवर्ड्स, व्हीलिंग कर रहा है मतलब चल रहा है और जा रहा है, व्हीलिंग टुवर्ड्स ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा कॉन्स्टलेशन, द कॉन्स्टलेशन ज्येष्ठा अप्रोचियत टुवर्ड्स अनुराधा, और अनुराधा को पहले ही अप्रोच कर चुका है, यानी अप्रोचियत टुवर्ड्स अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा को पहले से ही अप्रोच कर चुका है। उसके बाद में व्हीलिंग टुवर्ड्स ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा की तरफ जा रहा है। ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है और अनुराधा 17 नक्षत्र है, इसका मतलब 17 नक्षत्र में वो पहले आ चुका है। उसके बाद ही तो व्हीलिंग टुवर्ड्स, या अगर रेट्रोग्रेडेड भी है, मालूम मंगल रेट्रोग्रेडेड भी है, तो ज्येष्ठा से अनुराधा की तरफ वापस आ रहा है, या अनुराधा और ज्येष्ठा की तरफ जा रहा है। व्हीलिंग टुवर्ड्स ज्येष्ठा कह रहा है, इसका मतलब ज्येष्ठा की तरफ जा रहा है, अनुराधा नक्षत्र को पहले ही एफेक्ट कर चुका है। ठीक है, ग्रेट स्लॉटर, तो आप क्या कहते हैं, अनुराधा एफ्लेक्टिंग इंडिकेटिंग ग्रेट स्लॉटर ऑफ फ्रेंड्स, ये मित्रों का ग्रेट स्लॉटर होगा, काफ़ी हत्या होगी दोस्तों की, ऐसा इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग ए ग्रेट स्लॉटर ऑफ फ्रेंड्स विदाउट डाउट। ओ कृष्णा ए टेरिबल कैलेमिटी अप्रोचियत द क्रूज, द कुरु वंश को एक ग्रेट कैलेमिटी अप्रोच करने जा रही है और कर रही है ना। ग्रेट कैलेमिटी मेरे बहुत भयंकर आपदा आने वाली है, क्रूज को अप्रोच करने वाली है, क्रूज की तरफ आ रही है, एक बहुत बड़ी आपदा है ना। ग्रेट कैलेमिटी इज अप्रोचियत द क्रूज, और क्रूज को अप्रोच कर रही है, अप्रोचियत और अप्रोचेज द क्रूज, क्रूज वंश को, कुरु वंश यानी कौरवों को, जो दुर्योधन वगैरह भाई थे सभी, उनकी तरफ अप्रोच कर रही है, ये कर्ण का कहना है लॉर्ड कृष्णा के लिए। यानी ये जो महाभारत में जिक्र है इन प्लैनेट्स के बारे में, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो बहुत पहले से ही सभी शास्त्रों में इसका वर्णन है। आप वहाँ से कलेक्ट कर करके लोगों ने इनको काफ़ी समझा है और समझते हैं, वो एफ्लिक्शन वहाँ से समझ के लोग वो करते हैं, प्रोडक्शन में इसका यूटिलाइज करते हैं। तो आप देखिए महाभारत की ये स्टेटमेंट है। और बाकी सेकंड के बारे में तो काफ़ी जिक्र है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, और जितने भी अदर मतलब वो हैं नारदीय पुराण, लॉट ऑफ थिंग्स आर सेड, है ना। खास करके स्कंद पुराण और पद्म पुराण तो भरा हुआ है सैटर्न के बारे में, जबरदस्त श्लोक लिखे हैं, किस तरह से शनि को प्लीज करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, उसके लिए श्लोक लिखे हुए हैं। और शनि की पोजीशन जो होती है, जैसे स्कंद पुराण है उसमें कहा गया, मैं शायद पहले आपको बताया हुआ है, एक अपलादा जो शिष्य होता है, और अपलादा एक महर्षि का भतीजा होता है, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनका भतीजा होता है, नेफ्यू। तो वो जंगल में भटकता है बिना पेरेंट्स के, बिना कोई गार्जियन के, अकेला रहता है जंगल में, काफ़ी दिनों से भटक रहा है, भूखा प्यासा, है ना, बचपन से लेके अभी तक उसको कोई केयर टेकर नहीं है उसका, और वो नेफ्यू था याज्ञवल्क्य ऋषि का। तो नारद ऋषि को मिलता है जंगल में, तो नारद ऋषि उसको बोलते हैं कि तुम्हारा जो शनि है ना, वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, और 8th हाउस का शनि बैठा हुआ अगले, आपकी जो जन्म कुंडली है उसकी 8वें घर में शनि बैठा हुआ है, 8वें घर का बैठा हुआ शनि अब किस राशि में क्या है ये बताते नहीं, लेकिन अगर अपनी राशि में होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। शनि अगर अपनी राशि में बैठा हुआ है, उस मकर राशि में या कुंभ राशि में, तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसका मतलब बाकी अदर राशि में, एनिमी का साइन में किसी बैठा है, तो 8वें घर में बैठा हुआ शनि, नारद ऋषि कहते हैं, अपलादा नाम था शायद उसका, अपलाद नाम था, है ना, अपलाद और एप्लद नाम का शिष्य था और ऋषि था, वो ऋषि का बेटा था, भतीजा, याज्ञवल्क्य ऋषि का भतीजा होता है। उसको बोलते हैं नारद ऋषि के पुत्र, तुम्हारे 8वें घर में शनि बैठा हुआ, इसलिए तुम अपने पेरेंट्स के बिना गायब, मतलब अकेले रह रहे हो, तुम्हें सफरिंग आ गई बचपन में। 8th हाउस का शनि देवताओं को भी एफेक्ट, वो कहते हैं ऋषि, और स्कंद पुराण में कहा गया है कि 8वें घर पर बैठा हुआ शनि देवताओं को भी पेनफुल कर देता है, मतलब उनको भी ट्रबल करता है, देवता लोगों को भी परेशान कर देता है शनि 8वें घर का। और 1st हाउस और 2nd हाउस का बैठा शनि, फर्स्ट घर में हो, पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, तो वो भी काफ़ी पेनफुल होता है उसकी पोजीशन में। लेकिन डिपेंड करता है किस राशि में, वो अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एफ्लिक्शन इसके बारे में बताया गया है।
मेरा मतलब ये है कि शनि के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ सभी पुराणों में, खास करके स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत में, और उसमें रामायण में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जिक्र करते हैं। हर जगह जहाँ भी युद्ध होता है, रावण से युद्ध होता है, उस समय भी काफ़ी प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, कौन कौन सी प्लांट कंजक्शन चल रही है इस समय और क्या क्या हो रहा है। ये सभी जितने भी शास्त्र हमारे वेदास, उपनिषद, पुराण, सभी फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में सभी ग्रंथों में, सभी जितने भी शास्त्र हैं हमारे, उनमें कहीं ना कहीं जिक्र आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में पढ़ने का, इफ़ यू आर ए पर्सन हु इज़ वेरी मच टर्निंग टूवर्ड्स reading all these scriptures, want to know about that what is said here and there, and what are the positive points or negative points there, you want to study them and go through all these things and note down all these points and then study Vedic astrology. That will help you a lot. आपको उससे काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि उससे प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि इन प्लानिटरी कंजंक्शंस के बारे में, इन प्लानिटरी इफेक्ट्स के बारे में सब जगह कहानियाँ और बना के लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। बहुत सारी स्टोरी बनाई गई हैं। वो स्टोरीज एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए थी, ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए वो कहानियाँ जितनी भी बनाई गई हैं, सब कहानियाँ बनाई हैं अच्छी सी, जिससे कि लोगों को, स्टूडेंट्स को, शिष्यों को समझ में आ जाता था, जो जितने भी ऋषि समझाते थे। ठीक है ना। तो इसके बारे में तो वो सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी कहानी बनाई। राहु केतु राक्षस को किस तरह से समझाया गया कि वो शनि उसको सन को, सूर्य को और मून को, दोनों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। उनके उसमें आया था, जैसे वो है रोहिणी नक्षत्र, और उससे पहले रोहिणी नक्षत्र और उससे पहले था कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी है वो सन होता है और रोहिणी का मून होता है। इसमें अगर राहु बैठा हो इन दोनों के बीच में, उसके बारे में भी जिक्र कर गया। वैसे व्यास कहते हैं महाभारत में ही कि रोहिणी नक्षत्र से पहले कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र के बीच में, और कृतिका से रोहिणी की तरफ जा रहा है राहु भी उन दोनों को इफेक्ट कर रहा है। तो कृतिका नक्षत्र ये तीसरा नक्षत्र है, जिसका 3 पार्ट कृतिका नक्षत्र के, और रोहिणी पूरा नक्षत्र, और उसके बाद में हाफ पोर्शन ऑफ द 5th नक्षत्र। ये तीनों ही टॉरस राशि में आते हैं। तो टॉरस राशि या वृष राशि के अंदर जो राहु बैठा हुआ है, राहु कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र दोनों को इफेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब वो, क्योंकि एनिमिकल होता है सन के लिए और मून के लिए, दोनों मून और सन के नक्षत्र हैं। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सन होता है ना। तीसरा नक्षत्र है अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र, और रोहिणी चौथा नक्षत्र। पहले वाले ग्रुप में हमने आपको समझाया था। उन दोनों नक्षत्रों के बीच में राहु बैठा हुआ है, यानी वो भी टॉरस साइन बैठा हुआ है, तो वो दोनों नक्षत्रों को इफेक्ट कर रहा है। तो वहाँ भी वो एफेक्ट्स बताता है। तो उस समय भी प्रॉब्लम आती है, वो भी इनोसेंट लोगों की किलिंग को बताता है। ये सब चीज़ें इंडिकेशन से हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने के। नाउ कम टू द पॉइंट। अच्छा, अभी हम ये जो 9 नक्षत्र ले रहे हैं 9 वाले, इनके बारे में पढ़ता हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं और लॉन्गिट्यूड्स किस तरह से। आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहला जो ग्रुप था 120 डिग्री तक आपने कवर किया। 9 नक्षत्रों का जो टोटल लॉन्गिट्यूड थे वो 120 डिग्री के बीच में कंप्लीट हो जाते थे, क्योंकि 3 नक्षत्र 40 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। 40 डिग्री के अंदर 3 नक्षत्र आ जाते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट्स, 13 डिग्री 20 मिनट्स, 13 डिग्री 20 मिनट्स, ये मिला के टोटल 40 डिग्री हो जाता है। 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री 3 बार 120 डिग्री हो गई। इसका मतलब 120 डिग्री के बीच में 9 नक्षत्र पूरे कवर कर लेते हैं। जो 9 नक्षत्रों की टोटल एक्सटेंट होती है या एक्सटेंशन होता है या स्ट्रेंथ होती है डिग्री वाइज, वो पूरी डिग्री 40 से लेकर 40 प्लस 40 प्लस 40 3 बार 120 डिग्री होता है। इसलिए 9 नक्षत्रों की टोटल स्ट्रेंथ जो होती है, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो 140 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अब यहाँ पर 240 तक पहुँच जाएगा, मेरा 240 डिग्री। 18वां नक्षत्र टोटल एंड होता है 240 डिग्री तक कंप्लीट। तो लॉन्गिट्यूड्स वाइज अगर हम प्लैनेट्स को देखते हैं तो इनकी जो डिग्रीज हैं वो 240 डिग्री तक कंप्लीट ये हो जाते हैं। 240 क्योंकि 120 डिग्री पहले 9 नक्षत्र, अब ये 9 नक्षत्र 18 तक, 10 से लेके 18 तक ये भी 9 नक्षत्र 120 डिग्री कंप्लीट करेंगे। इसलिए टोटल 240 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद में ये 240 डिग्री यहाँ तक कवर हो जाता है। इस तरह से आपने देखा ये जो नक्षत्र हैं मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 9 नक्षत्र 10वें नंबर से लेकर 18 तक। ठीक है, कहाँ का मघा से स्टार्ट किया, मघा,
पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये 9 नक्षत्र हैं। इनके बारे में सेकंड ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका जो लॉन्गिट्यूड है, पहले मैं लॉन्गिट्यूड डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वहाँ हमने 120 डिग्री तक कवर कर चुके थे। 4 राशियों में 9 नक्षत्र कवर हो गए थे, और उसके बाद में जो लॉन्गिट्यूड था उनका वो 120 डिग्री तक खत्म हो गया। अब 120 डिग्री ऑनवर्ड्स ये नक्षत्र स्टार्ट होते हैं। तो 120 डिग्री 00 मिनट से लेके 133 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट इसमें ऐड किया, 30 डिग्री, तो ये हो गया 133 डिग्री 20 मिनट। फिर 133 डिग्री नेक्स्ट नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, वो स्टार्ट होता है 133 डिग्री 20 मिनट से लेके, इसमें भी 13 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दिया इस नक्षत्र का, इसका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का, तो वो हो गया टोटल 146 डिग्री 146 डिग्री, क्योंकि 20 डिग्री 133 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 13 20 इक्वल टू हो गया 146 डिग्री, बराबर हुआ 146 डिग्री 40 मिनट। नेक्स्ट 12वां नक्षत्र क्या है? उत्तर फाल्गुनी। ये था पूर्व फाल्गुनी, ये है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट, वो भी ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया 160 डिग्री, टोटल 160 डिग्री हो गया, क्योंकि 40 प्लस 40 तीन नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र 1 2 3, यहाँ तक पूरा 160 40 डिग्री आपने ऐड किया 120 में, तो 120 डिग्री यहाँ तक था, 120 डिग्री ऑनवर्ड्स 40 ऐड किया 40 डिग्री, 160 डिग्री कंप्लीट हो गया। यहाँ तक 160 डिग्री 3 नक्षत्रों ने कवर कर लिया। 120 से अब 40 डिग्री ऐड करके 160 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन नक्षत्रों का हो जाता है। अब देखिए, फिर 13 डिग्री 20 मिनट ऐड किया, नेक्स्ट नक्षत्र चौथा, ये वाला, इन 3 के बाद में 13वां नक्षत्र हस्ता नक्षत्र, 160 डिग्री से लेके 173 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट माने 173 डिग्री 20 मिनट, 173 डिग्री 20 मिनट, 173 डिग्री 20 मिनट से लेके 186 डिग्री 40 मिनट, ये चित्रा नक्षत्र का 13 डिग्री और ऐड कर दी तो 186 हो गया। 186 में 40 मिनट में अगर हमने ऐड किया अगेन, तो ये होगा 200 डिग्री 40 डिग्री, यहाँ तक 3 नक्षत्र हमने और ऐड कर दिए, तो 40 डिग्री 160 में ऐड किया तो 200 डिग्री हो गया। ये 200 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक लॉन्गिट्यूड स्वाति नक्षत्र तक हो गया कंप्लीट। अब 3 नक्षत्र जो आगे बचे उसमें 40 डिग्री और ऐड होगा, तो 200 प्लस 40 डिग्री 240 डिग्री हो जाएगा। देखिए कैसे 200 से लेके 213 डिग्री 20 मिनट तक, 213 डिग्री 20 मिनट तक आपने विशाखा नक्षत्र हुआ, तो विशाखा नक्षत्र का 213 डिग्री 20 मिनट तक, 213 डिग्री 20 मिनट से लेके फिर इसमें 13 डिग्री 20 मिनट और ऐड कर दिया तो 26 डिग्री हो गया, 226 डिग्री 40 मिनट। 226 डिग्री 40 मिनट से ना लास्ट वाला स्टार्ट होता है, 13 डिग्री 20 मिनट इसमें ऐड किया तो 240 डिग्री पूरा हो जाता है, 240 डिग्री 00 मिनट हो गया, यानी 240 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से लॉन्गिट्यूड वाइज ये 9 नक्षत्र लॉन्गिट्यूड वाइज 120 से लेके 240 तक पहुँच जाते हैं। देखा आपने, तो लॉन्गिट्यूड सिंपल है, 13 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दिया ये हर नक्षत्र का, नेक्स्ट नक्षत्र का आगे फिर वहाँ से स्टार्ट होगा एंडिंग करते हुए नेक्स्ट नक्षत्र इस तरह से 240 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड कवर हो जाता है। आगे जो नेक्स्ट ग्रुप है 19 से लेकर 27 तक, उनके भी 120 डिग्री इस 240 डिग्री ऑनवर्ड्स आगे वाले नक्षत्र स्टार्ट होंगे, और 19 ऑनवर्ड्स जिसमें मूल नक्षत्र होता है 19th, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है 27 तक। 120 डिग्री जब ऐड करोगे 240 में तो 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। 360 डिग्री जो टोटल एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स होते हैं जॉडिक के, उसको पूरा कवर कर लिया। ठीक है, इस तरह से 27 नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेते हैं। पूरे ब्रह्मांड को कवर करके एक पॉइंट पे जो 360 डिग्री एंगल बनता है, सभी नक्षत्रों ने पूरा 360 डिग्री इस तरह से कवर किया। और ये 12 राशियों में इस तरह से आते हैं, 12 राशियों के अंदर किस तरह से उनकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंडिंग डिग्रीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिग्री वाइज है, डिग्रीज मतलब राशिज के अंदर नक्षत्रों को किस तरह रखा जाता है। अब क्योंकि राशियाँ हमने कहाँ तक स्टार्ट कर ली थी, 4 राशियाँ कंप्लीट कर ली थी, अब आगे सिंह राशि स्टार्ट होगी, लियो साइन के अंदर अब स्टार्ट जब करें तो 4 साइन पास्ट, क्योंकि अब सिंह राशि स्टार्ट हो गई। यदि 4 साइन पास्ट मतलब 4 राशि कंप्लीट हो चुकी हैं, तो 4 साइन पास्ट 00 डिग्री 0 मिनट से लेके 13 डिग्री 4 साइन पास्ट 13 डिग्री 20 मिनट, ये सिंह राशि के अंदर पहला ही